समझाना चाहता हूं तो उससे पहले मैं ये एग्जांपल आपको एक दे रहा हूं। फाइंड टेंशन इन द रोटेटिंग रिंग व्हिच इज प्रेजेंट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आप ओमेगा से घूमता देख रहे हो, ओमेगा कांस्टेंट मैंने दे दिया और इससे घूमता देख रहे हैं आप, और आपको बताना है कि इस रिंग में टेंशन कितना होगा। तो आप बड़े टेंशन में आ गए कि सर वायर होता, ऑब्जेक्ट लटका होता तो टेंशन mg कहता है, यहाँ पे तो आपने वायर वाले रिंग को तो रख दिया है जमीन पे, तो नॉर्मल mg तो बैलेंस है, तो टेंशन में तो mg का कोई दिख नहीं रहा रोल, तो आखिर टेंशन कहां से आएगा। तो टेंशन कहां से आएगा जब आपसे पूछा गया, तो सॉल्व करते वक्त आप क्या करिए कि ये जो रिंग दिख रहा है ना, इस रिंग के आप एक एलिमेंट को चुनो। ये जो रिंग हुआ ना, इस रिंग का एक छोटा सेक्शन ले लो, ये इस सेक्शन को कह दो वो आपका एलिमेंट सिस्टम जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो, सिस्टम। आर्क इज ए सिस्टम। और इस सिस्टम के आप ये दो किनारे को देखो, यहां पर जो धागा है, यहां पर जो रिंग होगा, धागे का वायर का बना रिंग, इसमें लेफ्ट साइड भी एक खींच रहा होगा पी की तरफ, और ये क्यू की तरफ भी खींच रहा होगा। वो यदि टेंशन की मैं बात करता हूं तो इस रिंग के हर एक सेक्शन में टेंशन होगा, तो पी पे भी टेंशन होगा, क्यू पे भी टेंशन होगा, और वो आप जिसको सिस्टम कह रहे हो, सिस्टम पे ये जो बाकी बचे हुए रिंग का पार्ट है वो फोर्स लगाएगा टेंजेंट के लॉ। धागे का टेंशन हमेशा स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और यदि आप कहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग कर लो, यदि आप कहते हैं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, यदि आप कहते हैं कि आर के डेल्टा थीटा यहां पर है, तो आप ये समझो इस टी के कैसे हम सोचें वैल्यू। तो फिर से देखिए कि आपने केवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मान लो जानते हैं, उसको एक्सटेंड किया ये टी वाले लाइन को पीछे की तरफ, और यहाँ पर भी एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा, हॉरिजेंटल ये ब्लू कलर का हॉरिजेंटल, और ये वर्टिकल लाइन देख लो, या एक प्लेन में भी एक्स वाई देख लो। अब टी के कंपोनेंट बनाने हैं, तो फिर देखिए ये टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से कितने एंगल पे होते थे, 90। टेंजेंट एंड रेडियस एक दूसरे से, और ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसा देखेंगे, डेल्टा थीटा बाई 2, डेल्टा थीटा बाई 2। और जो ऊपर यहाँ एक ट्रायंगल का पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर एक्सटेंड जो किया टी वाले लाइन को, और इधर भी टी वाले लाइन को एक्सटेंड किया है, यहाँ वाला एंगल कितना निकल के आएगा, 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल हो गया डेल्टा थीटा बाई 2। ये ज्योमेट्री क्या मैं मान लूं कि समझ में आया आपके। तो इस टी के कंपोनेंट देखो, अरे राम, टी के आप कंपोनेंट को देखते हैं, तो टी के कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, ये जो टी आया लेफ्ट और राइट, इस टी के कंपोनेंट हो गया इधर टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, और इधर आ गया है टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। और जैसे लेफ्ट साइड वाले का होगा उसी तरह राइट साइड वाले का भी देखो ना, टी के कंपोनेंट हो गया टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 एंड इधर टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब आप क्या कहेंगे फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ आर्क। तो मैं एक चित्र और बना देता हूं कि यहाँ पर ये जो है, इसमें आपने ये पार्ट चुन लिया, इसे कह दिया सिस्टम, और इसमें ये आपने एलिमेंट्री टुकड़ा लेने के लिए यहाँ एंगल डेल्टा थीटा माना था। इस तरफ इसके जो टी और टी थे, इनके कंपोनेंट आ गए, इस टी के कंपोनेंट आ गए, कितना आ गया कंपोनेंट इस लाइन पे, इधर ये आ गया है 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और ये घूम रहा है पार्टिकल, घूम रहा है, तो ये जो है इधर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा इस डेल्टा m के लिए, और वो कितना होगा ये सेंट्रीपिटल, ओमेगा स्क्वायर आर। तो हम क्या कह देंगे, F सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू m इंटू ए सेंट्रीपिटल, 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डेल्टा m ओमेगा स्क्वायर आर। 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूं, 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा m ओमेगा स्क्वायर आर। चेक कर लीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर आर।
और मास कैसे लिखेंगे डेल्टा एम? मान लो म्यू कहते हो मास पर यूनिट लेंथ, और आर्क जो है वो पी क्यू आपने जो चुना उसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो ये जो डेल्टा एम लिख रहे होगे पी क्यू वाले आर्क के, वो हो जाएगा म्यू इंटू आर्क पी क्यू। तो म्यू इंटू आर डेल्टा थीटा, तो म्यू इंटू आर डेल्टा थीटा ये हो जाएगा 2t, और ये तो हो गया मास, और इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, ये किसके बराबर? 2t डेल्टा थीटा बाई 2। यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड से डेल्टा थीटा कैंसिल आउट हो गया, t बराबर हो गया म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आपको एक एनालाइज करने का एक रास्ता दिखा कि सर्कुलर मोशन का आइडिया ये रोटेटिंग रिंग में हमने अप्लाई करके टेंशन पता कर लिया रिंग का, और यदि वो जो रिंग होगा जिस वायर का बना है उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, उस क्रॉस सेक्शन के एरिया से यदि इस टेंशन को डिवाइड करेंगे तो रिंग में जनरेट होने वाला स्ट्रेस आ जाएगा। यदि स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम है या बराबर है तो बैलेंस, और उससे ज्यादा हो गया तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो बहुत तेज घुमाएंगे तो ये बिखर जाएगा इस टेंशन के बढ़ने पर। तो ये 2 चैप्टर 3 चैप्टर मिक्स हो रहा है, सर्कुलर इलास्टिसिटी, ये 2 चैप्टर एनएलएम, क्योंकि सर्कुलर में भी डायनामिक्स में जब आते हैं तो एनएलएम सोच रहे होते हैं, वेक्टर है ही क्योंकि वेक्टर के कंसेप्ट्स को हम देख रहे हैं। आप नाम बताएं आपने? कृतिका। यहां तक जो आपको बताया गया इसमें फिर से किसी को समझना हो तो हैंड राइज करिए प्लीज। मान के चलें कि ये आपके समझ में आ गया, तो एक बार फिर से देखिए वेव वेलोसिटी। यदि कोई वायर होता, इस वायर पे हम देख रहे होते वेव को आगे जाते, वेव वेलोसिटी, तो इसी स्पीड से एक ऑब्जर्वर को चलता भागता देख लो आप। ऑब्जर्वर वो जो भाग रहा है कितने स्पीड से भाग रहा है? v से। यहां पर आपने यहां एक टुकड़ा चुन लिया है, ये आर्क, और आपने देखा कि ये आर्क इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका मास कह दिया डेल्टा एम, और ये किधर जाते दिखेगा? ऑब्जर्वर के आगे जाने के कारण लेफ्ट साइड। इसके दोनों तरफ आपने देखे टेंशन टी, और अब इस ऑब्जर्वर के लिए आप यदि इक्वेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ एंगल देख लो डेल्टा थीटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लो आर, टी के कंपोनेंट देख लो अब बिना ज्यादा मेहनत के, टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और फिर आप लिख दो फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर डेल्टा एम, ये एफ सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू एम इंटू ए सेंट्रीपिटल, 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डेल्टा एम वी स्क्वायर बाई आर। साइन यदि थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, तो 2t डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू म्यू इंटू आर डेल्टा थीटा, ये हो गया डेल्टा एम, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, आर डेल्टा थीटा है लेंथ, वी स्क्वायर बाय आर। यहां से देख लो कैंसिल आउट हो गया आर डेल्टा थीटा, ये टी 2, तो v का वैल्यू आ गया अंडर रूट टी बाई म्यू। वेलोसिटी जो होगा ये होगा अंडर रूट टी बाई म्यू। तो पहले इस पे अपना एक कंफर्ट बनाओ कि हाँ वेलोसिटी मेरे समझ में आ रहा है, और यदि वेलोसिटी समझ में आ रहा है तो बहुत से क्वेश्चन आप समझिए एससी वर्मा के 85 में से हो सकता है 25 क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपको बनते दिख जाए, इतना इंपॉर्टेंट इसका रोल देख रहे हैं हम लोग। ये इस बात पे गौर करिए, ये जो वायर है मान लो कोई एक, तो वायर जनरली सिलिंड्रिकल मेरे दिमाग में आया, ये एल लेंथ का है, डेंसिटी के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं रो, घबरा मत जाना, वायर का लेंथ है एल, रेडियस है आर। तो जब हम इसका मास लिखेंगे तो मास इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यदि मास कह देता हूं m, तो m हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते थे? एरिया इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एल,
और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, रो से, तो ये हो गया मास, और एल से दोनों तरफ डिवाइड करो। यदि m बाई एल की बात करते हो म्यू के लिए क्या बात करते हो, m बाई एल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो बाई एल। तो यहाँ चेक करो तो l का क्या हो गया, l कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया पाई आर स्क्वायर रो है डेंसिटी, आर है रेडियस। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा, मास पर यूनिट लेंथ do not depends on length of wire. Mass per unit length do not depends on length of wire. सुन के लिख लो, mass per unit length do not depends on length of wire. जिनको ये मास पर यूनिट लेंथ लिखना नहीं समझ में आया हो पूछिएगा, मैं बताता हूं। वायर का वॉल्यूम लिखते हैं बेस एरिया इंटू लेंथ, जैसे सिलेंडर का होता था वॉल्यूम, वैसे ही पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो गया इस वायर का वॉल्यूम, सिलिंड्रिकल वायर का वॉल्यूम, आर रेडियस के वायर का वॉल्यूम, एल लेंथ वाले का, और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास आएगा, और एल से डिवाइड कर लेंगे तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो हम लोग जब किसी वायर में, स्ट्रेच वायर में वेव का वेलोसिटी देखेंगे तो हम तो याद करके बैठ गए, अंडर रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेव का वेलोसिटी, कभी कभी फेज वेलोसिटी कह देते हैं इसे, वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रेस्ड वायर, तो v इक्वल्स टू लिखते हैं अंडर रूट टी बाई म्यू, और फिर लिखते हैं अंडर रूट टी बाई पाई आर स्क्वायर इंटू रो। ये ध्यान रखिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें या तो आएगा टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ, और यदि कभी रेडियस का चर्चा कर दे तो पाई आर स्क्वायर रो। अच्छा, रेडियस यदि डबल कर देंगे तो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मटेरियल सेम है वायर का, टेंशन सेम है, यदि रेडियस में डबल कर दूं, थिक वायर ले लूं, तो थिक वायर ले लूं तो क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ा देने पर, रेडियस डबल कर देने पर आर स्क्वायर रूट के भीतर है आर स्क्वायर, तो बाहर आएगा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस डबल कर दो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, रेडियस ट्रिपल कर दो वेलोसिटी 1/3 हो जाएगा, रेडियस हाफ कर दो वायर पतला कर दो मास पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। यदि आपने रेडियस हाफ कर दिया तो स्पीड डबल हो जाएगी। सर टेंशन डबल कर दूं, अरे वाह, टेंशन डबल करोगे तो रूट 2 टाइम्स होगा वेलोसिटी, लेकिन डबल नहीं हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट के भीतर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी है वेव का, ये प्रोपोर्शनल है रूट टी, टी कौन, टेंशन, ये जो v प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर, आर क्या, रेडियस ऑफ वायर, टेंशन इन वायर, ये v जो प्रोपोर्शनल है 1 बाय रूट डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तो ये पॉइंट, इस पे क्वेश्चन भी मिल जाता है, इस पे क्वेश्चन हमें दिख जाता है, उसे सॉल्व करना रहता है। हम आपके यहां एक एग्जाम्पल में, सर पिछला पेज दिखा दो, पिछला पेज देखो, अब फॉर्मूले पे 5 स्टार देके याद कर जाओ। अंडर रूट टी बाई म्यू, और आपको नहीं समझ में आई टी क्या है तो लिखना टेंशन इन वायर, म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ, आर क्या है रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, रो क्या है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, आप उन्हें लिखिए। हो गया सर।
आप लोगों को पिछले टर्न पे जो क्वेश्चन भेजे थे उन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिए तो अपने अपने कॉपी पे फिर से एक बार देख लीजिए। नहीं है अभी तो वेट करिए फिर। अपने अपने कॉपी पे ये एक डायग्राम बनाइए। अब आगे चल के एक लिफ्ट लीजिए और एक लिफ्ट के भीतर एक ब्लॉक देखिए 4 kg का, और इस लिफ्ट को आप देख रहे हैं एक्सलरेट होता। ये टैब के स्क्रीन पे एक बार चेक कर लें। लिफ्ट बना लीजिए सिंपली अपने कॉपी पे, छत से एक धागा बांधिए, नीचे लटकाइए और उसके बाद उस धागे के नीचे जो ब्लॉक है, अब इस लिफ्ट को आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ एक्सलरेट होता हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से। और वो जो वायर है उस वायर के लिए कहा गया है ये 6 ग्राम पर सेंटीमीटर इसका म्यू दिया गया है। वायर जो होगा ना, धागा जिससे ब्लॉक लटका हुआ है, उस वायर का म्यू दिया गया है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर। आप मत चेक करो, नोट करो। एक लिफ्ट बनाया, उसके भीतर धागे से ब्लॉक टंगा है, ब्लॉक का मास दिया गया है 4 kg, एक्सलेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास पर यूनिट लेंथ वायर का दिया गया है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर। और आपको बताना है लिफ्ट का एक्सलेशन यदि ऊपर की तरफ जाने वाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इस वायर में जो जर्क दिया जाए नीचे, ब्लॉक को पकड़ के यदि आप शेक कर दो तो जर्क जो दोगे वो जो ऊपर जाएगा, जर्क वायर पे ऊपर बढ़ेगा। आप उस वायर पे वेव वेलोसिटी बताओ क्या होगा यदि लिफ्ट के भीतर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेव जनरेट कर रहे हैं वायर पे, तो वेव वेलोसिटी कितना होगा उस वायर पे, ये बताओ। फाइंड वेव वेलोसिटी, फाइंड वेव वेलोसिटी ऑन द वायर, फाइंड वेव वेलोसिटी ऑन द वायर। ये आपसे कहा गया है कि वेव वेलोसिटी क्या होगा, ये ढूंढो, ये पता करो। तो सबसे पहले क्या करना होगा आप लोग खूब सोचिए। पहले टेंशन निकालेंगे। टी के लिए कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, तो सॉल्व करते वक्त ध्यान से देखिए। यदि आप लिफ्ट के फ्रेम में सोच रहे हैं, कहीं तो सोचोगे, यदि लिफ्ट के फ्रेम में सोच रहे हैं तो एक काम करिए, सॉल्व करते वक्त ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, बगल में लिखिए या ऊपर लिखिए इन लिफ्ट फ्रेम, इन लिफ्ट फ्रेम। बहुत बढ़िया, वेट करिए, मुझे आंसर नहीं पता तो मैं चेक कर लूंगा आपके आंसर से वो सही है या गलत। बहुत बढ़िया। ब्लॉक के लिए मुझे बताइए 4 kg का जो ब्लॉक है इसका एफबीडी बनाओगे तो mg नीचे, ये m 4 kg कह रहा हूं, टेंशन ऊपर और एक्सलेशन ए जो ऊपर था लिफ्ट का, तो उसके कारण एम ए स्यूडो नीचे। यदि स्यूडो नहीं यूज करते हो तो आप ऑब्जर्वर एज ए ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रहोगे। क्योंकि घटना लिफ्ट के भीतर का है, एज ए ऑब्जर्वर मैं कहां चला गया, लिफ्ट के भीतर। तो जो एफबीडी बना उसमें टेंशन ऊपर, एमजी नीचे, और चूंकि मैं लिफ्ट में हूं जो ए एक्सलेशन से ऊपर जा रही है तो स्यूडो एमए नीचे, और ये रेस्ट पे दिख रहा है ब्लॉक। तो ब्लॉक के लिए इक्वेशन हो गया टी बराबर mg प्लस ma, टी बराबर mg प्लस ma। कितना आया टेंशन ये बता दो, 48 न्यूटन। नोट कर लो पहले। और म्यू का वैल्यू क्या है आपके पास, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर, 6 इंटू 10⁻³ kg, और सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। तो ये कितना हो गया 0.6
किलोग्राम पर मीटर। चेक कर लो एक बार। 0 पॉइंट, अपने अपने कॉपी पे कैलकुलेशन कर रहे हो या नहीं? अपने अपने कॉपी पे कैलकुलेशन करो। म्यू का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 ग्राम पर सेंटीमीटर। ग्राम को किस में कन्वर्ट किया? किलोग्राम में। 6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और पर मीटर सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया? 0.6 kg पर मीटर। अब वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था? ये वेलोसिटी आ गया √T/μ। √T कितना? 48 बाई 0.6, √480/6, √48 का क्या करूं यार? 6 8 80 आ गया। ये हो जाएगा 4√5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। सॉल्व करो अपने अपने कॉपी पे। अपने अपने कॉपी पे सॉल्व करके देख लीजिए। जिनके आंसर ये नहीं थे तो क्यों नहीं थे चेक करो। इसका बात करने क्या होता है? ये आप लोगों के √2 आपने कहा था, आई थिंक 2√2 कन्वर्ट नहीं किया था। हमेशा कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? SI यूनिट्स। अब एक काम करो, एक कार बनाओ। अपने अपने कॉपी पे एक बड़ा सा ट्रक बनाओ। ट्रक का एक्सेलरेशन लिख दो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रहने दो 5 मिनट वेट करो इसको। ट्रक बनाओ, बड़ा सा ट्रक बनाओ अपने अपने कॉपी पे, और उस ट्रक के भीतर एक ब्लॉक लटकाओ 6 kg का, धागे से बांध के छत से बीच में ट्रक के भीतर, और ट्रक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दो, और एक्सेलरेशन दे दो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़ा दिया मैंने एक्सेलरेशन दे दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ट्रक का। अब पहले ये पता करो कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में कहां होगा। एक पॉइंट वर्टिकल से कितने एंगल पर होगा, टेंशन कितना होगा वायर में, और वायर का मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। वायर का मास पर यूनिट लेंथ म्यू इक्वल्स टू, डाटा नोट कर लो अगल बगल कहीं पे, म्यू इक्वल्स टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। एक बार मास बता दो। 6 kg। आप 6 kg के ब्लॉक को टंगा देख रहे हैं धागे से, और अब उस धागे के ऊपर वेव का वेलोसिटी पता करना है। अब खुद अक्ल लगाओ कि आखिर धागा कहां होगा जिसपे हम वेव को देखने की सोचेंगे। मुझसे मत पूछो, तब खुद अक्ल में आएगा कि इक्विलिब्रियम क्यों सोचना है हमें। आप एक ट्रक बना करके, ट्रक का एक्सेलरेशन मैंने कह दिया G के बराबर, धागे से बंधा हुआ ये ब्लॉक है 6 kg का, और उस 6 kg के ब्लॉक के आप देख रहे हैं वो जो धागा है उस पे जो जर्क होगा, वो जो वेलोसिटी आएगी वेव की वो कितनी होगी, ये पता करना है आपको। म्यू का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया था म्यू का वैल्यू, कॉपी पे बताओ। 4 ग्राम पर सेंटीमीटर म्यू का वैल्यू दिया गया है, और आपको बताना है इस धागे पर जो वेलोसिटी आने वाला है वो कितना होगा वेव का। तो मुझे बताइए ऑब्जर्वेशन कहां से लेना ठीक रहेगा? ग्राउंड से सोचें, सारा गेम ग्राउंड से बैठ के करें, या फिर ट्रक के भीतर जाके खड़े होके देखें? तो ट्रक के भीतर से जब हम देखना शुरू करेंगे तो एफबीडी में कौन कौन दिखेगा? एफबीडी में एक एमजी दिखेगा, दैट इज 60, और एक एमए दिखेगा, दैट इज 60 स्यूडो। उसके बगल में लिखना हॉरिजॉन्टल एमए, हॉरिजॉन्टल एमए, हॉरिजॉन्टल एमए, और फिर ये स्यूडो।
ये ट्रक इधर एक्सलेटेड है, ये ब्लॉक आप देखिए, और ब्लॉक पे एम ए पीछे की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, एम ए पीछे की तरफ, एम जी नीचे की तरफ। क्योंकि आप सोचो ना, यदि प्रैक्टिकली छत से कुछ लटका देखते हो तो वो किधर हो शिफ्ट हो जाएगा, यदि एक्सलेशन आगे की तरफ होगी तो पीछे शिफ्ट होगा ना। तो उस इक्विलिब्रियम में ये एम ए और एम जी कितने डिग्री पे दिख रहे हैं आपको, खुद सोचो और बताओ। 90 डिग्री, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 60√2। सर आपको कैसे पता चला? अरे सोचो यार, 90 डिग्री पे पाइथागोरस थ्योरम √a² + b² या √a² + a² a√2 हो जाता है। तो 60√2 आ गया ये नेट फोर्स, 60√2। और यदि ये 60√2 आ गया है तो 60√2 के लिए हम लोग टेंशन का वैल्यू देख रहे हैं, हमें मिल गया। टेंशन कितना मिल गया? टेंशन इक्विलिब्रियम पे जो देख रहे हैं ब्लॉक, उस समय टेंशन कॉपी पे लिखिए, अगले पेज पे या बगल में, टेंशन इक्वल्स टू 60√2। और म्यू का वैल्यू लिखिए, म्यू का वैल्यू कितना होता है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। म्यू का वैल्यू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसको ऊपर करो, इसको बोर्ड पे देख लीजिए आप लोग, जिन लोगों को ये नहीं अभी तक समझ में आया हो एक बार और। बाकी लोग अपने अपने इस धागे में, रोप में जो एम मास का एल लेंथ का है, लोअर पॉइंट वर्टिकली हैंग, लोअर पॉइंट से एक्स हाइट ऊपर टेंशन ढूंढ रहे थे, फिर वहां इस वायर में जाने वाले वेव का वेलोसिटी देखना चाहते थे, एक्सेलरेशन देखना चाहते थे, नीचे से ऊपर तक जो जर्क जाएगा उसका टाइम कितना लगेगा ये पता करना चाहते थे। तो मैंने क्या किया, पहले एक्स नीचे वाले टुकड़े को सिस्टम मान लिया, उसका हमने वेट पता किए और वो टेंशन के बराबर कर दिया, तो टी हो गया m/l इंटू एक्स इंटू जी। m/l को कह देते हैं म्यू, तो यहां से आ गया t इक्वल्स टू म्यू एक्स जी, टी बाई म्यू आ गया अंडर एक्स जी, स्क्वायर रूट ले लिया तो v आ गया, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी क्या एक जैसा है या वेलोसिटी बदलता देख रहे हैं आप लोग? कहां पर ज्यादा होगा? तो x का वैल्यू बढ़ाते जाओ, v बढ़ता जाएगा। अरे अकल लगा लो यार, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, सिंपल सी बात। वायर तो यूनिफॉर्म है तो m/l तो फिक्स ही है, किसी भी सेक्शन को देखो तुम। तो जब अब वेलोसिटी हमें पता चल गया तो आप याद करो, एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं या तो dv/dt, या एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं v dv/dx। सर मुझे इन दोनों में कोई पसंद नहीं, तो छोड़ दो, फिर क्या करो, कोई ना कोई एक तो यूज करना पड़ेगा अपने को। तो चलो, v के लिए क्या था? v था √gx, तो dv/dx हो जाता है √g, तो फिक्स रखो, x⁴ 1/2 है और उसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो √g 1/2 √x हो जाता है। तो ये dv/dx जो हो गया, ये हो गया 1/2 √g/x, √g/√x, 1/2 √g/√x। तो जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, ज्यादा स्ट्रेस ना लेना, जब डिफरेंशिएशन सीखेंगे तब ये भी सीख लेंगे। और यदि आता है तो dv/dx हमें पता चल गया। अब यदि dv/dx हमें पता चल गया तो सोचो ना, dv/dx आते ही हमारे पास एक और काम हो गया, एक्सेलरेशन पता चल गया, v हो गया √g इंटू एक्स, और ये हो गया 1/2 √g बाई √x, √g बाई x। अब यहां देखो, x तो स्क्वायर रूट में दोनों कट गए, ये हो गया g/2, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो u का वैल्यू देखो, √gx एट x इक्वल्स टू 0, ये u 0 है। और डिस्प्लेसमेंट, जर्क को कहां तक जाना है? तो जर्क को जाना है ऊपर तक, तो डिस्प्लेसमेंट है l। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे एक काइनेमेटिक्स आप जानते हैं, धागे में ऊपर जो जाएगा वेव, उसके लिए u पता है 0, एक्सेलरेशन पता है g/2, डिस्प्लेसमेंट पता है l, तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। क्या सुना हुआ लग रहा है? काइनेमेटिक्स ये सुना हुआ है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। सर पहले आप ये बता दो चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हो? बताता हूं, s के बदले मैंने लिखा l, u के बदले 0 प्लस हाफ g/2 इंटू t², तो t का वैल्यू हो गया 4l/g² रूट में।
स्क्वायर रूट के भीतर 4l/g, या 2 बाहर ले लो स्क्वायर रूट में l/g। अब यहां देखिए ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आपको खुद ही पता चल गया ना कि अब तो मैं भूल गया चैप्टर कौन सा है। तो आप इस बात पे फोकस करिए कि चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टेप वाइज आगे बढ़ना सीखा या नहीं। नंबर नहीं आना कोई खास बात नहीं है, मान लो मैं एग्जाम दूं मेरे नंबर नहीं आए, तो यार जिसमें 10 चैप्टर मिक्स हो गया और मैंने 0 परफॉर्म कर दिया, तो हो सकता है कि अलग अलग चैप्टर रहता तो मैं अच्छा परफॉर्म करता, या हो सकता है कि कम चैप्टर रहता तो अच्छा परफॉर्म करता। तो परफॉर्मेंस बहुत कारणों पे निर्भर करेगा, और हम लोग कभी नंबर बहुत कम आ जाए या बहुत ज्यादा आ जाए इनसे खुश या दुखी ना हो, क्योंकि बहुत खुश होंगे तो भी टेंशन, क्या अबरार बड़ा अच्छा नंबर आया है अभी, और कभी यदि कम रहता है तो भी टेंशन रहता है। तो कम नंबर हो तो भी दुख मत करो, और ज्यादा हो तो खुशी की तो बात है, लेकिन ज्यादा खुश मत हो जाओ। अभी मान लो 3 ही चैप्टर मिक्स हुआ है, 20 चैप्टर तो 12th वाला बाकी है जो इसमें मिक्स होगा आके। तो इसका मतलब है हमें अपने को स्टेप वाइज आगे बढ़ाना है। पीछे के सारे चैप्टर आप इस हिसाब से सीखो कि ये हर एक चैप्टर आपको टूल्स दे रहा है, टूल्स किट होगा ना, इंजीनियर बनोगे तो आपके लिए टूल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो टूल्स जब आपके पास होंगे तो ना आप अपना स्किल दिखा सकते हो। आप बड़े अच्छे इंजीनियर हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, आपके पास कोई टूल्स नहीं है तो अपने ऑटोमोबाइल अपने कार को भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक टूल्स नहीं है तब तक क्या कर लोगे, आपको सब कुछ पता है उसके बारे में। लेकिन तो आप जब 11th-12th में फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसी आइडिया से पढ़ो, जैसे इंजीनियर बन रहे हैं हम एक एक टूल्स कलेक्ट कर रहे हैं और इसको यूज करके एक्सेप्शनल मशीन्स बना सकते हैं या एक्सेप्शनल आइडिया कुछ नया क्रिएट कर लेंगे। तो जब वेव मोशन में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ टिके हुए हैं, एक वायर ले लिया, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, हम केवल अभी उस पे देख रहे थे कि जर्क देंगे तो जर्क जो जाएगा उसका स्पीड कैसे पता करेंगे। और ये जो भी निकालते हैं आप, ये किस रेफरेंस का होता है, जो वायर है उस वायर के रेस्पेक्ट में चल रहा है जो जर्क, वो स्पीड होता है। यदि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई मुझसे पूछे वेलोसिटी जर्क का, तो पहले वायर किधर जा रहा है ये सोचेंगे। यदि वायर कार में होगा, कार जा रही है तो वायर भी जा रही है ग्राउंड के, और उस वायर पे जा रहा है वेव, तो वहां रिलेटिव मोशन वाले वो दोनों वेक्टर सम करेंगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वायर, तो वो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड कहते हैं 330 मीटर पर सेकेंड, और हवाएं चल रही है 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो हवाओं के डायरेक्शन में साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा, हवाओं के अपोजिट साउंड का स्पीड कम हो जाएगा। वो डिपेंड, वहां फिर से वही आ गया, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैं बोल रहा हूँ वो किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। यदि हवाएं चलने लगी बहुत तेज तो वो साउंड का स्पीड जब पूछूंगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखने जो फील आएगा वो वैल्यू बदल जाने वाली। तो ये धागे के रेस्पेक्ट का वेलोसिटी है हमारे पास। ये यदि आपके समझ में आ रहा है तो एक रास्ता और देखो। वेलोसिटी आपने क्या देखा था, अंडर रूट टी बाई म्यू, टी क्या आ गया था, m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, और म्यू क्या आ गया था, m बाई एल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया था, ये हो गया था अंडर रूट एक्स जी। और आप जानते हैं कि यदि कोई वायर टंगा हुआ है m मास l लेंथ का, तो उसके x डिस्टेंस पर जो हमने वेलोसिटी लिखा वो यही है। और आप जानते हैं कि v को ये भी लिख सकते हैं dx बाई dt अंडर रूट एक्स जी, और आप ये भी जानते हैं इसको लिख सकते हैं dx बाई रूट एक्स इक्वल्स टू रूट जी इंटू डी टी। और आप ये जानना चाहते हैं कि 0 से x का वैल्यू l हो जाए उसमें कितना टाइम लगेगा, तो ये इंटीग्रेट करिएगा, ये हो जाएगा 2 रूट l और ये हो गया रूट जी टी, तो t का वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस स्क्वायर रूट में l बाई जी। टाइम नीचे से ऊपर जर्क को जाने में कितना टाइम लगा उसके लिए ये रिलेशन भी हम यूज कर लेते हैं, ये कैलकुलस, क्योंकि हमारे पास एक v का x के साथ रिलेशन है, तो हम कैलकुलस से भी टाइम तक पहुंच सकते हैं, हम एक्सेलरेशन निकालने में नहीं जाएंगे, क्योंकि v को dx बाई dt लिखना हमें आता है। अरे v को dx बाई dt लिखना आता है, सुना हुआ है सबने। तो क्या xt का एक रिलेशन दिखा, और xt का रिलेशन दिखा तो हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। सर यही तो मुश्किल है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आते ही मेरा टेंशन बढ़ जाता है। घबराओ मत, यदि 10-12 लाख बच्चे बैठते हैं तो टेंशन तो सबको होता है,
तो 11th 12th में महेश जैन सर जब 2000 क्वेश्चन आपको सही करवा लेंगे तो फिर मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा फिजिक्स का, क्योंकि 2000 क्वेश्चन जब आप सही करते हैं या 5000 गलत करते हैं तो ये तो पता चल ही जाता है या तो सीख गए या नहीं सीखे। तो उसके बाद आपको लगेगा कि फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो तब आया जब महेश जैन सर ने करवाया 1000 क्वेश्चन। तो आप उस क्वेश्चन को करने के बाद इसमें लगेगा कि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो यूं ही हो जाएगा, कोई दम ही नहीं है। और फिर भी आपको लगे कुछ बच्चों को तो मैथमेटिक्स का दुकान वाले को पैसा दोगे तो वो कैलकुलस का किताब दे देगा, और किताब जो है वो कोई भी बना सकता है। उसके जहां पर डिफरेंशिएशन लिखा हो उसके 2 एक्सरसाइज बना लेना, पहला ना बने तो छोड़ देना, दूसरा बना लेना, और पहला दूसरा बना लिया मतलब काम हो गया। और उसी तरह जब आप इंटीग्रेशन जहां लिखा हो वहां पे 2 एक्सरसाइज बना लेना, जहां डेफिनेट इंटीग्रेशन रखा हो वहां 1 एक्सरसाइज बना लेना। इतना करने से आप वो उन सारे बच्चों के बराबर आ जाओगे जो 12th में कैलकुलस पढ़ के 11th वाला फिजिक्स बनाते हैं, क्योंकि वो भी उतना ही सीखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है हमें। तो आप कोई भी कैलकुलस का किताब उठा करके ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज मैं यदि कैलकुलस का आपको शुरू में नोट शेयर किया हुआ होगा, कुछ क्वेश्चंस वहां होंगे, तो उतना ही प्रैक्टिस करने से काम चल जाता है। आपको इसी क्वेश्चन को और मजेदार बनाना है। आज आपने सोच लिया है खूब मजे लेके जाएंगे, तो ये छत से तो लटकाया M और L और नीचे एक और M0 लगा दिया। अब बताओ तो यहाँ x डिस्टेंस पर टेंशन कितना लिखोगे? और अब बताओ कि यहाँ यदि जर्क होगा तो वेलोसिटी कैसे लिखा जाएगा? तो जब आप अब सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ सिस्टम में नीचे ये सारे होंगे, और तब जो नीचे फोर्स दिखेगा वो होगा M/L इंटू एक्स इंटू जी के साथ, M/L इंटू एक्स इंटू जी के साथ प्लस M0G। और ये टेंशन किसके बराबर आ जाएगा? M/L इंटू एक्स इंटू जी प्लस M0G। और टेंशन को किससे डिवाइड करना था? M/L से, जिसे म्यू कहते थे। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये xg रहेगा और अगला हो जाएगा M0G अपॉन कैपिटल M/L, वो एज इट इज रहेगा। और ये जो डाटा है इसका स्क्वायर रूट लेने वाले हो, एक गंदा सा रिलेशन आएगा वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी के लिए एक गंदा सा रिलेशन आ गया, gx प्लस l M0/m इंटू जी। ये एक गंदा सा रिलेशन आ गया, जिसको कभी कभी ऐसे लिख देते हैं v इक्वल्स टू ax प्लस बी स्क्वायर रूट में। फिर यहाँ भी कैलकुलस होगा, फिर यहाँ भी आप नीचे से ऊपर जाने का टाइम आपसे पूछा जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी के लिए x0 करोगे तो ये भी एक लफड़ा है, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे। तो आप इसको और मजे लेना चाहते हो तो इस पूरे को लिफ्ट में डाल दो, लिफ्ट को ऊपर एक्सलेशन दे दो। और मजे लेना है तो लिफ्ट में पानी भर देना, बायोसी भी आएगा, इतने ही पे क्यों रुकते हो? और मजे लेना है तो ब्लॉक पे चार्ज डाल देना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देना, तो आपके चैप्टर आते जाएंगे, क्वेश्चन को और टफ बनाता जाएगा। तो टफ बनाने का तो कोई अंत ही नहीं है। पहले आसान एक पहला तो समझ में आए कि सिंपल वायर मैंने जर्क दिए तो उसका वेलोसिटी क्या होगा ऊपर जाने का। तो ये इस आइडिया को आप देखो कितने एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग चैप्टर आकर के इसको परेशान करेगा। सोचो ये वायर मास वाला मैं दे देता हूं तो परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक अलग अलग सेक्शन का टेंशन अलग अलग हो जाता है, तो हर एक अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करने वाला क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसको जर्क किसने दिया, किस फ्रीक्वेंसी से वहां वेव जनरेट किया गया, उससे वेलोसिटी नहीं प्रभावित होगा। वेव का वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करता। और एक पॉइंट और देखना ना, v इक्वल्स टू एफ लेमडा का नाम सुना है आपने? v इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो यदि हम कहते हैं कि v सेम, v इज सेम, ऐसा यदि सेम, तो आप क्या कर देते हो, फिर एफ लेमडा कांस्टेंट हो जाता है। एफ जो है फ्रीक्वेंसी, ये किस पे निर्भर करता है? सोर्स पे। तो यदि कभी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाएगा, यदि कभी फ्रीक्वेंसी हम डबल कर दें जर्क देने वाला, तो वेलोसिटी वायर का नहीं बदलेगा, उसमें जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। सोचो प्रैक्टिकली सोचो, एक धागे पर एक इंसान जर्क देता है और फ्रीक्वेंसी कम है तो ऐसा वेव दिखेगा,
और एक इंसान धागे पर जर्क देता है उसी धागे पे, और वो बहुत तेजी से सेक कर रहा है। तो बहुत तेजी में सेक कर रहा है तो उस पे जो फ्रीक्वेंसी, उसका जो वेव बनेगा वो कैसा दिखेगा? उसके वेव लेंथ जो है साइकिल का वो छोटा छोटा हो गया ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, सेम मटेरियल वाला वायर है, सेम वेलोसिटी होगा। यदि सेम टेंशन का वायर है तो वेलोसिटी सेम है, एफ लैम्डा कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे लैम्डा कम हो जाएगा। यदि इस तरह का एक और वायर होता और उसमें और तेजी से सेक कर रहे होते तो ये और उस पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखता। फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखने का मतलब आप ज्यादा तेजी से सेक कर रहे हैं ना, तो एनर्जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। एम्पलीट्यूड तो जो चाहो आप रख सकते हो, तीनों में एक जैसा चाहो तो रख सकते हो। ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग केसेस में, अलग अलग कंडीशंस में ऐसे आपको दिख जाएगा। क्या ये फ्रीक्वेंसी वाला आइडिया समझ में आ गया शुभ्रांशु? दूसरे क्लास में मेरा ही क्लास, मैं भी चलता हूँ यार, टाटा बाय बाय। आज के लिए अभी वाला क्लास इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। यार दूसरे बैच के बच्चे भी आ गए हैं, इनको ज्वाइन करूंगा तो फिर मैं क्लास ऑफ कैसे करूंगा? मैं ऑफ कर देता हूँ, ये फिर से ज्वाइन कर लेंगे।